अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? खैरियत से हो सब? क्या नहीं जी, क्या बात है भाई। क्या बात है। अच्छा भाई, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हाँ, मैंने आप लोगों को ना एंड पे रूल्स बनवा दिए थे। एंड पे मैंने आपको ना रूल्स बनवा दिए थे, याद है? ये रूल्स अगर आप फॉलो कर लो तो आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। वो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। रूल्स की समरी है, टाइम ऑफ सेल पे अगर एक्सपेक्टेड होगा कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल करेगा, अगर एक्सपेक्टेड है कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल करेगा तो हम रिड्यूस्ड अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कस्टमर कि वो डिस्काउंट अवेल करेगा तो फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे। टाइम ऑफ पेमेंट पे हमेशा कैश या बैंक डेबिट करेंगे विद द अमाउंट रिसीव्ड। जितनी अमाउंट रिसीव हुई होगी उससे हम क्या करेंगे, कैश या बैंक डेबिट करेंगे। और ट्रेड रिसीवर्स क्रेडिट करेंगे जितने से उसको क्रिएट किया था। रिसीवर्स क्रेडिट करेंगे जितने से रिसीवर्स को क्रिएट किया है उतने से रिसीवर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। सही है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर डेबिट और क्रेडिट नॉट इक्वल, इफ डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, अगर जो डेबिट है वो इक्वल नहीं है क्रेडिट के, और अगर डेबिट साइड शॉर्टर है। अब डेबिट साइड अगर शॉर्टर है तो इसका मतलब है सेल्स कम होंगी। डेबिट साइड अगर शॉर्टर है इसका मतलब है सेल्स को डेबिट में लिखना है, क्योंकि डिफरेंशियल अमाउंट क्या होती है, वो सेल्स को हिट करती है ना। तो सेल्स कम होती हैं डेबिट साइड अगर शॉर्टर है। तो डिफरेंशियल अमाउंट शेल बी डेबिटेड टू, मगर सेल्स को का फॉल किस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में। और अगर क्रेडिट साइड शॉर्टर होगी तो डिफरेंशियल अमाउंट शेल बी क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स का जो इंक्रीज है वो सेल्स के अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी और ये हमारे पास अब फाइनल रूल्स आ गए हैं। सही। अच्छा जी, एक आधी एग्जांपल और कर लेते हैं हम इस पे, ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी आ जाए। हम्म, हम लोगों ने एक्टिविटी 6, 7 मैंने करा दी। 6 आसान है, 8 हमने की थी कल। 9 कर लेते हैं आज, ठीक है? 9 कर लेते हैं। चेक करो, यहाँ पर हम कहीं इन रूल्स को कॉपी भी कर लेते हैं।
ठीक है, इधर ही लिख देते हैं। मेरा ख्याल है सबको नजर आ रहा है। ठीक है, ये एक्टिविटी नंबर 9 है। On 1st August, sold goods to 12,000 to Javed on credit. He will be allowed 20% settlement discount if payment is made within 30 days. On this date, it is expected that Javed will not avail discount. अगर यानी कि not expected आ जाएगा, expected that not avail discount, फिर full amount पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो 1 अगस्त को जो आपके पास टाइम ऑफ सेल है, उस पे हम फुल अमाउंट, हम यहाँ पे बना भी लेते हैं एनालिसिस। असल में फुल अमाउंट है 12,000, 20% डिस्काउंट है 12 का, 20% आ गया जी 2,400। और यहाँ पर हम कह देते हैं इसमें से 2,400 माइनस के 9,600 हमारे पास रिड्यूस्ड अमाउंट है और डिस्काउंट की अमाउंट है 2,400। तो 1 अगस्त को गुड सोल्ड के 12,000 के जावेद को ऑन क्रेडिट पे, टाइम ऑफ सेल पे ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट सेल्स क्रेडिट कितने से, फुल अमाउंट पे। फुल अमाउंट इसलिए क्योंकि नॉट एक्सपेक्टेड था ना, नॉट एक्सपेक्टेड था, इसका मतलब है फुल अमाउंट पर रिकॉर्ड करेंगे। सही है। अच्छा, वो कहता है पास एंट्रीज ऑन द डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल में दोनों सिनेरियोज में ए हो बी हो, यही एंट्री होगी। ठीक है, टाइम ऑफ सेल की ए एंड बी दोनों ऑप्शंस में एक ही एंट्री होगी कि फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड किया जाएगा। मगर अगर टाइम ऑफ पेमेंट 15 अगस्त है, फिर क्या होगा? टाइम ऑफ पेमेंट 5 सितंबर है, तब क्या होगा? अगर 15 अगस्त है ना, अगर 15 अगस्त है टाइम ऑफ पेमेंट, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डिस्काउंट अवेल हो गया, अवेल्ड डिस्काउंट। सही है ना, डिस्काउंट अवेल हो गया होगा। क्यों? 15 अगस्त जो है, उन्होंने कहा था डिस्काउंट पीरियड है 30 डेज का। 15 अगस्त को पे करने का मतलब विद इन 30 डेज पेमेंट हो गई है। तो अब डिस्काउंटेड अमाउंट कैश या बैंक में आएगी। कैश या बैंक में हमें जो डेबिट रिसीव होगी, वो होगी डिस्काउंटेड अमाउंट जो कि 9,600 है। ये जो रिड्यूस्ड अमाउंट हमारे पास है 9,600। मगर ट्रेड रिसीवर्स कितने से खत्म करते हैं? कैश या बैंक जितनी अमाउंट, अगर डिस्काउंट अवेल हुआ है तो कैश या बैंक क्या आएगी? डिस्काउंटेड अमाउंट। तो कैश या बैंक विद द अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, और ये जो अमाउंट रिसीव होगी ये क्या होगी? ये डिस्काउंटेड, ये आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट होगी, या डिस्काउंटेड अमाउंट आप इसे कह सकते हैं। डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंटेड अमाउंट इसे हम कहेंगे। इसको हम डिस्काउंटेड अमाउंट रिसीव होगी इफ डिस्काउंट अवेल्ड बाय कस्टमर। अगर कस्टमर ने डिस्काउंट अवेल कर लिया तो ये जो कैश है बैंक डेबिट करना है ना विद अमाउंट रिसीव, ये जो अमाउंट रिसीव होगी अगर कस्टमर ने डिस्काउंट अवेल कर लिया तो ये डिस्काउंटेड अमाउंट होगी, यानी कि या ये रिड्यूस्ड अमाउंट कह देते हैं। चलो, नई टर्म से कंफ्यूज ना हो जाना। ये रिड्यूस्ड अमाउंट आपको रिसीव होगी इफ डिस्काउंट अवेल्ड बाय कस्टमर, अगर पेमेंट ने विद इन डिस्काउंट पेमेंट की। यहाँ पे हम ये जो अमाउंट रिसीव्ड है मैं कह देता हूँ ये रिड्यूस्ड अमाउंट होगी। दोबारा से लिख रहा हूँ, सॉरी, रिड्यूस्ड अमाउंट अगर पेमेंट विद इन डिस्काउंट पीरियड है, और ये फुल अमाउंट होगी। और ये जो अमाउंट रिसीव हो रही है ये फुल अमाउंट होगी अगर पेमेंट आफ्टर डिस्काउंट पीरियड है। ऐसे ही है ना। तो रिड्यूस्ड अमाउंट मिलेगी, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट अवेल कर लिया, टाइम ऑफ पेमेंट ये विद इन डिस्काउंट पीरियड पेमेंट हो रही है, ये विद इन डिस्काउंट पीरियड पेमेंट हो रही है। ठीक है, तो कैश या बैंक डेबिट। रिसीवेबल्स हमेशा उतने से खत्म करना है जितने से क्रिएट हुआ, जितने से क्रिएट हुआ। ट्रेड रिसीवेबल उतने से क्रेडिट होगा टाइम ऑफ पेमेंट पे जितने से क्रिएट हुआ। क्रिएट हुआ है 12,000 से, खत्म कितना हो गया? 12,000 से। और जो डिफरेंशियल अमाउंट होती है, देखते हैं डेबिट भी बच रही है क्रेडिट भी बच रही है। डिफरेंशियल अमाउंट हमारे पास डेबिट में बच रही है कितनी? 2,400 की। इससे ब्रैकेट्स में लिख लो सेल कम होगी। और असल में जो सेल की रिडक्शन होती है असल में लिखी किस अकाउंट में जाती है? डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में। ठीक है, तो अगर डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट देन डेबिट साइड अगर शॉर्टर है
डिफरेंशियल अमाउंट शैल बी डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो डिफरेंशियल अमाउंट हम डिस्काउंट यानी कि सेल का फॉल के लिए एक अलग से अकाउंट यूज करते हैं, डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट, उसमें हम इसको डेबिट कर लेंगे। क्लियर हो गई है सबको ये बात? और अगर एंट्री होती जावेद 5 सितंबर को पे करता, अगर ये 5 सितंबर को आता टाइम ऑफ पेमेंट, तो कोई डिस्काउंट नहीं होता, पैसे पे होते आफ्टर डिस्काउंट पीरियड। तो जब आफ्टर डिस्काउंट पीरियड पैसे होंगे, पेमेंट अगर आफ्टर डिस्काउंट पीरियड होगी तो फुल अमाउंट आपको रिसीव होगी, तो कैश से बैंक डेबिट करेंगे फुल अमाउंट से। सीधी तरह कैश या बैंक में हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12,000 अमाउंट, और हमारे पास से ट्रेड रिसीवेबल्स खत्म हो जाएंगे जितने से क्रिएट किए थे 12,000 से, तो खत्म भी कितने से कर दिए, 12,000 से। और यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंशियल नहीं आ रहा, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंशियल नहीं आ रहा। किसी बच्चे को इनमें कोई प्रॉब्लम, इन रूल्स में कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे को किसी किस्म की प्रॉब्लम? ठीक है, चलो गुड। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्टिविटी नंबर 3। यहाँ मैं रूल्स नहीं लिख रहा, रूल्स अब आपको आते हैं। 1 जुलाई सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 3,000 टू हमजा, ये फुल अमाउंट हो गई। ही विल बी अलाउड 30% सेटलमेंट डिस्काउंट, यानी कि 900 इसको डिस्काउंट दिया जाएगा इफ पेमेंट इज मेड विद इन 20 डेज, अगर उसने 20 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर दी। ठीक है, तो 3,000 माइनस 900 ये आ जाता है हमारे पास 2,100, ये आपके पास रिड्यूस्ड अमाउंट है। और डिस्काउंट पीरियड हमारे पास है 20 डेज का। ऑन दिस डेट इट इज एक्सपेक्टेड दैट हमजा विल अवेल डिस्काउंट। जब एक्सपेक्टेड होता है तो किस पे बुक करते हैं, सेल। जब एक्सपेक्टेड है कि ये डिस्काउंट अवेल कर लेगा तो सेल किस पे बुक होगी, रिड्यूस्ड अमाउंट पे। जब एक्सपेक्टेड होगा तो रिड्यूस्ड अमाउंट पे बुक करेंगे, जब नॉट एक्सपेक्टेड है फिर फुल अमाउंट पे। अब यहाँ पे क्योंकि एक्सपेक्टेड है तो हम कहेंगे 1 जुलाई, जो आपके पास टाइम ऑफ सेल है, उस दिन ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट, कितने से, रिसीवेबल्स भी प्लस करेंगे, रिसीवेबल्स भी प्लस करेंगे रिड्यूस्ड अमाउंट से, 2,100 से रिड्यूस्ड अमाउंट से, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि हमजा डिस्काउंट अवेल करेगा, तो जब एक्सपेक्टेड होगा तो रिड्यूस्ड अमाउंट से बुक करनी है। उसके बाद उन्होंने कहा भाई, अगर हमजा टाइम ऑफ पेमेंट आ जाए, अगर टाइम ऑफ पेमेंट आ जाए, वो कहते हैं 15 जुलाई को फिर क्या एंट्री होगी, 15 अगस्त को होगी फिर क्या एंट्री होगी। इन दोनों डेट्स में फर्क क्या है, एक एक पेमेंट का सिनेरियो पूछ रहे हैं कि अगर विद इन डिस्काउंट पीरियड पेमेंट हो फिर क्या करेंगे, और आफ्टर डिस्काउंट पीरियड पेमेंट हो तो फिर कैसे एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। सही है ना? क्योंकि 15 जुलाई को अगर पे करेगा तो 1 जुलाई को आपने 20 दिन का टाइम दिया था, यानी कि 20 जुलाई तक टाइम दिया था उसने। 15 जुलाई को अगर पेमेंट कर दी तो ये विद इन डिस्काउंट पीरियड की, और 15 अगस्त को पेमेंट की तो टाइम गुजार के पेमेंट की। तो अगर तो उसने विद इन डिस्काउंट पीरियड पेमेंट की तो जो कैश या बैंक हमारे पास आएगा वो कितने से आएगा, कैश या बैंक हम लोग रिकॉर्ड करेंगे रिड्यूस्ड अमाउंट से। विद इन डिस्काउंट पीरियड जब भी पैसे पे होंगे तो कैश या बैंक कम होंगे ना, कम पैसे जमा कराएगा, 2,100 आएंगे। और ट्रेड रिसीवेबल्स कितने से खत्म करेंगे, पता है आपको यार? और ट्रेड रिसीवेबल्स खत्म हो जाएगा, क्रेडिट होगा जितने से क्रिएट किया। कितने से क्रिएट किए, 2,100 से क्रिएट किए, तो रिसीवेबल 2,100 से। क्रिएट 2,100 से किया ना तो खत्म भी 2,100 से कर देंगे। कोई डेबिट और क्रेडिट में इम्बैलेंस नहीं आया, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो गया, काम खत्म, काम खत्म। ठीक है जी।
अगर 15th अगस्त को आफ्टर डिस्काउंट पीरियड वो पैसे पे करता, तो कैश या बैंक में कैश कितने पैसे आने थे? अगर आफ्टर डिस्काउंट पीरियड पेमेंट होगी तो पूरे 3,000 रुपये रिसीव हो जाएंगे हमें, ठीक है। और पूरे 3,000 रुपये रिसीव हो जाएंगे, पूरे 3,000 रुपये रिसीव हो जाएंगे। और हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे ट्रेड रिसीवेबल्स जितने से क्रिएट किए, रिसीवेबल 2100 से क्रिएट किए थे, 2100 से खत्म हो गए। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड शॉर्टर आ रही है, यहाँ पर क्रेडिट साइड शॉर्टर आ रही है, कितने से शॉर्ट आ रही है? जितना डिस्काउंट की अमाउंट है 900 से क्रेडिट साइड शॉर्ट आ रही है। ये 900 कहाँ जाएगा? ये सेल्स में जाएगा। और यहाँ पर अब डिस्काउंट अलाउड नहीं लिखेंगे। अगर डेबिट साइड शॉर्टर बच जाए फिर डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे। अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट हो क्रेडिट साइड में लिखें तो सेल में, मैंने आपको बताया था सेल में तकब्बुर होता है, वो अपनी बढ़ाई जाता है। तो क्रेडिट का मतलब है सेल में इंक्रीज, तो इंक्रीज सेल अपने पास पसंद करेगा, मगर जो सेल के अंदर कमी आती है, सेल अपना डिक्रीज अपने अकाउंट में बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए एक अलग से अकाउंट बनाया जाता है डिस्काउंट अलाउड का, और उसमें सेल का फॉल रिकॉर्ड किया जाता है। ये सारी बातें हमने पढ़ी। सही है। आज अब हम लोगों ने जाना है आगे परचेज के सिनेरियो पे, सेटलमेंट डिस्काउंट रिलेटेड टू परचेज। आज हम लोगों ने ये कवर करना, सेटलमेंट डिस्काउंट रिलेटेड टू परचेज। चलिए। अच्छा, आपको याद है यहाँ पर आपने ना सेटलमेंट कुछ बातें लिखी हैं, नोट सेटलमेंट डिस्काउंट। अब हमने पढ़ना है रिलेटेड टू परचेज। नोट करते जाएं, साथ साथ नोट करते जाएं, नोट करने से फायदा होता है, ठीक है। सबसे पहला काम आप लोगों को क्या, सबसे पहला काम, ठीक है। सेटलमेंट डिस्काउंट shall be shall only be received on shall only be received on credit purchase, ठीक है जी। सेटलमेंट डिस्काउंट shall only be received on credit purchase। सेटलमेंट डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ रिसीव होगा किस पे? क्रेडिट परचेज पे। सेटलमेंट डिस्काउंट shall only be received on क्रेडिट परचेज, क्योंकि सेटलमेंट डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? टाइम लिमिट, कि इतने दिनों में पैसे मिलेंगे, आएंगे तो डिस्काउंट ऑफर करेंगे। तो कैश परचेज के अंदर तो नहीं हो सकता, क्योंकि कैश परचेज में तो एट द स्पॉट पैसे पे हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना? तो कैश परचेज में सेटलमेंट डिस्काउंट का सवाल पैदा ही नहीं होगा। सेटलमेंट डिस्काउंट कस्टमर सप्लायर से तब मिलेगा। आपको बात याद रखनी है कि अगर मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, ए बी को गुड्स डिलीवर करता है, तो ए के लिए सेल है, बी के लिए परचेज है, ठीक है। ए जो है ऑफर करता है डिस्काउंट, और बी जो होता है रिसीव करता है डिस्काउंट। समझ रहे हो बात? तो ये जो सेटलमेंट डिस्काउंट है, अगर ए बी को ऑफर करेगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ तब रिसीव हो, ये सिर्फ और सिर्फ तब इसका सवाल उठ सकता है अगर आपकी क्रेडिट परचेज होगी। अगर आपकी क्रेडिट परचेज नहीं है तो सेटलमेंट डिस्काउंट का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो सेटलमेंट डिस्काउंट shall only be received on credit purchase। अगर आपने सप्लायर से पास्ट में क्रेडिट परचेज की भी है,
तब यस आपके पास सेटलमेंट डिस्काउंट का सवाल पैदा होता है। सही है जी। अच्छा, ना मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ। क्विक रिवीजन, आपको याद होगा कि पहली परचेज ऑफ गुड्स के 5 सिनेरियो थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। पहली थी कैश परचेज, दूसरी थी कैश परचेज रिटर्न, थर्ड थी क्रेडिट परचेज, फोर्थ थी क्रेडिट परचेज रिटर्न, और पांचवी थी पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर। कुछ याद आया? ये 5 परचेज, ये सब बच्चों को सेल की और परचेज की, ये जो 5 5 ट्रांजेक्शन हैं, टोटल 10 ट्रांजेक्शन, ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। क्रेडिट परचेज में परचेज क्या होती है? परचेज डेबिट करते हैं, और ट्रेड पेएबल्स क्या करते हैं? ट्रेड पेएबल्स क्रेडिट करते हैं। एक ये आपको पता होना चाहिए, परचेज डेबिट होता है और ट्रेड पेएबल्स क्रेडिट होता है। और पेमेंट जब करते थे क्रेडिट सप्लायर को, तो ट्रेड पेएबल्स डेबिट होता है। तो ये रिकॉर्ड करते हैं, ये भी रिकॉर्ड करते हैं, ये माइनस करते हैं, और ये भी माइनस करते हैं। और कैश या बैंक से पेमेंट क्योंकि हो रही होती है, तो वो क्रेडिट होता है। ये जो येलो हाईलाइट की हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ये आपको क्रेडिट परचेज की, और जिस टाइम पे क्रेडिट सप्लाई, या आप कह लो कि जिस टाइम पे आप लोगों ने ट्रेड पेबल को पे करना है, ये एंट्री आप लोगों को आनी चाहिए। तो चलो। अच्छा, इसको ना, इसको अब हम अपनी जबान में अभी के लिए हम इसको क्या कहेंगे? इस इवेंट को कहेंगे हम टाइम ऑफ परचेज। उधर टाइम ऑफ सेल था, यहाँ पर क्या आ गया? इस इवेंट को हम कहेंगे, इस टाइम को कहेंगे क्रेडिट परचेज को। ये है टाइम ऑफ परचेज। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे? पेमेंट जिस दिन कर रहे हैं, इसको मैं कहूंगा टाइम ऑफ पेमेंट। तो ये, अब मैं टाइम ऑफ परचेज और टाइम ऑफ पेमेंट का वर्ड यूज करूंगा, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। टाइम ऑफ परचेज का मतलब है तीसरे वाली ट्रांजैक्शन, टाइम ऑफ पेमेंट का मतलब है फिफ्थ वाली ट्रांजैक्शन। ठीक है, टाइम ऑफ परचेज की ट्रांजैक्शन आती हैं सबको, टाइम ऑफ पेमेंट की भी ट्रांजैक्शन सबको आती है। बस ये बता दें, क्या सबको टाइम ऑफ परचेज और टाइम ऑफ पेमेंट की ट्रांजैक्शन क्लियर है? चले, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है जी। दूसरा रूल लिखिए। इसको बोल के उठा के जो है ना, हम साइड पे करते हैं। ये उसको साइड पे कर दीजिए। सेटलमेंट डिस्काउंट कैन ओनली बी रिसीव्ड ऑन क्रेडिट परचेज। और रूल नंबर 2 लिखते हैं हम। एट परचेज एंड ट्रेड पेबल्स shall be shall always be recorded at full amount at the time of purchase, and trade payables shall always be recorded at full amount at the time of payment। यानी कि ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ, there is no role of
एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन का कोई किरदार नहीं है इसमें। अगर आप, यहाँ पे सिंपल होता है, यहाँ पर टाइम ऑफ, इसका कॉन्सेप्ट मैं एंड में आपको बता दूंगा अगर आप मुझसे पूछेगा ना कि ऐसा क्यों है। यहाँ पर सेटलमेंट डिस्काउंट रिलेटेड टू परचेज के अंदर परचेज और ट्रेड पेबल्स को हमेशा 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 फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट। परचेज और ट्रेड पेबल्स को हमेशा 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 रिकॉर्ड करेंगे एट फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट। एक्सपेक्टेशन का कोई किरदार यहाँ पर नहीं होता, एक्सपेक्टेशन का कोई रोल नहीं होता इसके अंदर। परचेज और ट्रेड ट्रेड पेबल्स को टाइम ऑफ पेमेंट पे हमेशा फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। वहां पे क्या था, पिछले सेल्स के सिनेरियो में अगर एक्सपेक्टेड है कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर लेगा तो रिड्यूस्ड अमाउंट, अगर नॉट एक्सपेक्टेड है तो फुल अमाउंट, एक्सपेक्टेड है तो रिड्यूस्ड अमाउंट, नॉट एक्सपेक्टेड है तो फुल अमाउंट। यहाँ पर ये कोई सीन नहीं है, एक्सपेक्टेशन का कोई किरदार नहीं होता। एक्सपेक्टेड हो, एक्सपेक्टेड ना हो, एक्सपेक्ट करेंगे हम डिस्काउंट अवेल कर लेंगे, एक्सपेक्ट ना करेंगे हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे। इन दोनों केसेस में हम जो है फुल अमाउंट पर अपने परचेज और ट्रेड पेबल्स क्रिएट करेंगे। परचेज और ट्रेड पेबल्स क्रिएट किए जाएंगे फुल अमाउंट पे किस वक्त, एक सेकंड, सॉरी सॉरी मैंने गलत लिखा हुआ है, टाइम ऑफ परचेज, सॉरी सॉरी सॉरी, एट टाइम ऑफ परचेज, ये टाइम ऑफ परचेज परचेज और ट्रेड पेबल्स हमेशा फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड होंगे एट टाइम ऑफ परचेज। टाइम ऑफ पेमेंट पे तो ट्रेड पेबल्स कैंसिल होते हैं, कैश या बैंक कैंसिल होता है, परचेज और ट्रेड पेबल्स रिकॉर्ड टाइम ऑफ परचेज पे किए जाते हैं और ये फुल अमाउंट पे किए जाएंगे, ये फुल अमाउंट पे किए जाएंगे रिकॉर्ड। फिर हम आते हैं थर्ड पॉइंट। इफ पेमेंट इज विद इन डिस्काउंट पीरियड, वी शेल क्रेडिट रिड्यूस्ड। मैं ना आपको तीसरा रूल समझाता हूँ टाइम ऑफ पेमेंट की एंट्री का। टाइम ऑफ पेमेंट, कैशलेस बैंक शेल बी credited with the amount paid। कैश या बैंक क्रेडिट कर देंगे जितनी अमाउंट पे करेंगे, और आपको पता है अगर डिस्काउंट पीरियड में पैसे पे करेंगे तो रिड्यूस्ड अमाउंट, अगर फुल डिस्काउंट पीरियड के बाद पैसे पे करेंगे तो फुल अमाउंट पे करनी पड़ेगी। कैश या बैंक शेल बी क्रेडिटेड क्योंकि पेमेंट होगी विद द अमाउंट पेड। पहली बात, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स शेल बी डेबिटेड with the amount छोटा कर दिया विद द क्रिएटेड अमाउंट, ठीक है। ट्रेड पेबल्स विल बी डेबिटेड विद द क्रिएटेड अमाउंट। क्रिएटेड अमाउंट का मतलब उर्दू में जितने से क्रिएट किया। कैश या बैंक क्रेडिट करने का मतलब है कैश या बैंक कम हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट करने का मतलब है ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो रहा है, ठीक है। और तीसरा असूल ये है कि डिफरेंशियल अमाउंट shall be recorded
as decrease in purchase expense। 3 रूल्स, 3 बातें याद रखें। सेटलमेंट डिस्काउंट रिलेटेड टू परचेज, सेटलमेंट डिस्काउंट शैल ओनली बी रिसीव्ड ऑन क्रेडिट परचेज। फिर एट टाइम ऑफ परचेज आपने क्या करना है, परचेज एंड ट्रेड पे, यहाँ पे ना ऐसे कर देते हैं, चलो तुम लोगों को शॉर्ट करते हैं। लिखनी होंगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिखे होंगे। एट टाइम ऑफ परचेज और एट टाइम ऑफ पेमेंट, ये 3 रूल्स हैं। 3 रूल्स हैं, बस आपने ये याद रखना। उसमें सिर्फ 2 रूल्स याद रखने वाले हैं, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये देखने एक बार। ठीक है, settlement discount shall only be received on credit purchase. At time of purchase and trade payable shall always be recorded at full amount. Time of payment पे cash या bank shall be credited with the amount paid. Trade payable shall be debited with the created amount. क्रिएटेड अमाउंट का मतलब यानी कि जितने से ट्रेड पेबल्स को क्रिएट किया होगा उतने से ही उनको डेबिट किया। और डिफरेंशियल अमाउंट शैल बी रिकॉर्डेड एज डिक्रीज इन परचेजेस। और जो डिफरेंशियल अमाउंट होगी, डिफरेंशियल अमाउंट का मतलब होता है, ये अब आपको पता है, अगर डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट ना हो तो जितने से डेबिट और क्रेडिट साइड में शॉर्ट आ रहा होता है वो होती है डिफरेंशियल अमाउंट। ये डिफरेंशियल अमाउंट आप परचेज में रिकॉर्ड करेंगे ऐसा डिक्रीज इन परचेज। करके देखते हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा। उनको साथ ही ले देते हैं। एक्टिविटी नंबर 11 करते हैं। एक्टिविटी नंबर 11, तो नोट्स में गलती है, छोटी सी नोट्स में गलती है। अच्छा, ऑन 1 जुलाई परचेज गुड फॉर रुपीज 300,000 फ्रॉम हमजा ऑन क्रेडिट। हमने 3,000 के गुड्स खरीदे हमजा से ऑन क्रेडिट के, फुल अमाउंट हो गई। अब परचेज का सिनेरियो है, ध्यान से, परचेजर है हम, अब सेलर नहीं है। फुल अमाउंट 3,000 है, वी विल 30% सेटलमेंट डिस्काउंट 900 का। 3,000 का 30% 900 होता है, ये डिस्काउंट है। और रिड्यूस्ड अमाउंट आ गई 2,100, रिड्यूस्ड अमाउंट। ऑन दिस डेट इट इज एक्सपेक्टेड दैट वी विल अवेल डिस्काउंट। इसका कोई किरदार नहीं है, नो रोल, एक्सपेक्टेड हो ना हो। टाइम ऑफ परचेज पर परचेज हमेशा, परचेज और ट्रेड पेबल्स हमेशा टाइम ऑफ परचेज पर फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड होंगे। एक्सपेक्टेशन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, एक्सपेक्टेड हो एक्सपेक्टेड ना हो, टाइम ऑफ परचेज पर ट्रेड पेबल्स हमेशा फुल अमाउंट पर रिकॉर्ड करेंगे। मैंने नो रोल लिखा है, नो रोल, एक्सपेक्टेशन का कोई रोल नहीं है। ये जो जुमला लिखा हुआ है ना,
इस जुमले का पूरे क्वेश्चन में जो येलो हाईलाइट किया कोई किरदार नहीं है सवाल के आंसर से। पास एंट्रीज ऑन डेट ऑफ सेल एंड डेट ऑफ पेमेंट इफ ए है वी पेड ऑन 15 जुलाई, बी है वी पेड ऑन 15 अगस्त। तो फर्स्ट जुलाई को टाइम ऑफ परचेज पे हमेशा परचेज रिकॉर्ड होगी, परचेज डेबिट होगी, ट्रेड पेबल्स क्रेडिट होंगे। और कितनी अमाउंट से? हमेशा फुल अमाउंट से परचेज और ट्रेड पेबल्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम फुल अमाउंट से परचेज डेबिट करेंगे 3000 और ट्रेड पेबल्स क्रेडिट करेंगे 3000। ठीक है। अच्छा, और फिर हम क्या करेंगे इसके बाद? वो कहते हैं कि आपने ऑफ पेमेंट अगर टाइम ऑफ पेमेंट वो कहते हैं हमारा क्या एंट्री होगी? अगर हम पैसे पे कर दें 15 जुलाई को, तो ये हमने पे किए होंगे विद इन डिस्काउंट पीरियड। ऐसे ही ये हमने विद इन डिस्काउंट पीरियड पैसे पे किए। और अगर हम पे करेंगे 15 अगस्त को, तो हम ये पैसे पे करेंगे आफ्टर डिस्काउंट पीरियड। तो ये पैसे हमारे 15 अगस्त वाले चले जाएंगे आफ्टर डिस्काउंट पीरियड में। सही है जी। अच्छा, अगर हम विद इन डिस्काउंट पीरियड ही पैसे पे कर आफ्टर डिस्काउंट पीरियड पैसे पे कर दें 15 अगस्त को, क्योंकि 20 डेज का टाइम था। अगर 15 जुलाई पे किए तो 20 जुलाई तक डिस्काउंट था, विद इन डिस्काउंट पीरियड पे किया। अगर 15 अगस्त को पे किए तो ये डिस्काउंट पीरियड बाहर निकल गया। तो अगर आफ्टर डिस्काउंट पीरियड पे होते, तो पहले ये कर लेते हैं। तो भाई सीन ये, अगर आफ्टर डिस्काउंट पीरियड पैसे पे होते, तो टाइम ऑफ पेमेंट पे कैसे एंट्री करनी है? कैश या बैंक शेल बी क्रेडिटेड विद द अमाउंट पेड। और अगर आप आफ्टर डिस्काउंट पीरियड पैसे पे करोगे, तो हमें टोटल पैसे कितने पे करने पड़ेंगे कैश या बैंक में? सारे के सारे 3000 फुल अमाउंट पे करनी पड़ेगी। और ट्रेड पेबल्स कितने से खत्म करना है? शेल बी डेबिटेड विद द क्रिएटेड अमाउंट, यानी कि जितने से पेबल्स क्रिएट किए होंगे उतने से पेबल्स खत्म करेंगे। तो पेबल्स क्रिएट किए थे 3000 रुपए से, पेबल्स क्रिएट किए थे 3000 से, तो 3000 से ही क्या होगा? ट्रेड पेबल्स डेबिट हो गया। और डेबिट इक्वल आ रहे हैं क्रेडिट के, कोई मसला नहीं है, आगे डिफरेंशियल अमाउंट पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये सिनेरियो बन जाए 15 जुलाई का, तो इस केस में क्या होगा? देखो, इस केस में हम कैश या बैंक से जो पैसे पे करेंगे वो पूरे नहीं करेंगे, अब हम रिड्यूस्ड अमाउंट पे करेंगे, क्योंकि हम विद इन डिस्काउंट पीरियड पैसे पे कर रहे हैं। हम क्रेडिट करेंगे 2100। और ट्रेड पेबल कितने से डेबिट होगा? जितने से क्रिएट किया 3000 से, तो डेबिट भी कितने से हो गया? 3000 से। अब यहाँ पे डिफरेंशियल अमाउंट बची है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहे। 3000 2100 अगर कंपेयर करें, तो डेबिट है 3000 और क्रेडिट भी फिर इसका मतलब है 3000 ही आना चाहिए। तो ये तब आएगा जब आप क्रेडिट में मजीद 900 लिखोगे। और इस 900 से हम क्या करेंगे? इस 900 से असल में तो हमें क्या करना चाहिए? परचेज लेस करनी चाहिए। इस 900 से असल में तो हमें क्या करना चाहिए? परचेज माइनस करनी चाहिए। यही बात मैंने की है ना? ठीक है। और डिफरेंशियल अमाउंट शैल बी रिकॉर्डेड एज डिक्रीज इन परचेजेस, और यहाँ पर डिफरेंशियल अमाउंट हमेशा क्रेडिट पे आएगी। सही है। क्यों? इन कॉमन सेंस से सोचना है, समझ आ जाएगी। जहां पर डिफरेंशियल अमाउंट हमेशा क्रेडिट पे आएगी। बहरहाल याद ये बात रखो कि डिफरेंशियल अमाउंट हमेशा रिकॉर्ड की जाएगी एज अ डिक्रीज इन परचेज। इस डिफरेंशियल अमाउंट की वजह से परचेज में कमी आएगी 900 रुपए की। क्यों कमी आएगी मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने कहा परचेज की, आपने परचेज रिकॉर्ड किए 3000 की, मगर आपने कस्टमर सप्लायर को पैसे दिए 2100 रुपए। 3000 रुपए की आपने कहा हमारा परचेज एक्सपेंस है, हालांकि सप्लायर को आपने कैश में कितना पे किया इस 15 जुलाई वाले सिनेरियो में? 2100। तो भाई जितना खर्चा करोगे उतना ही एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए ना। तो इसका मतलब है 3000 जब आपने एक्सपेंस लिखा, आपने 900 रुपए से एक्सपेंस अपना ओवरस्टेट कर लिया। इसलिए जब आपने डिस्काउंट अवेल कर लेते हैं, तो आपने जो अपना पहले एक्सपेंस ज्यादा लिखा होता है ना, उस एक्सपेंस को 900 रुपए से क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं। मगर इसको हम डायरेक्टली परचेज की कमी को डायरेक्टली परचेज से कम नहीं करते हैं। यहाँ पर ये बात याद रखना, परचेज की कमी को डायरेक्टली परचेज से कम
नहीं करेंगे। क्यों? आपको याद है, रिडक्शन इन सेल्स ड्यू टू डिस्काउंट allowed is recorded in discount allowed अकाउंट। याद है? इसकी रीजन ये मैंने बताई कि भाई सेल अपना फॉल अपने अकाउंट में बर्दाश्त नहीं करता। तभी तो जब सेल रिटर्न होती थी तो सेल रिटर्न का अलग अकाउंट बनाते थे, क्योंकि सेल रिटर्न से सेल कम होती है और सेल अपना फॉल अपने अकाउंट में बर्दाश्त नहीं करता। पर आपको याद होगा कि परचेज भी अपना फॉल अपने अकाउंट में बर्दाश्त नहीं करता। तो इसलिए जब परचेज रिटर्न होती थी तो उसको भी आप परचेज से क्रेडिट नहीं करते थे, आप अलग से एक अकाउंट बनाते थे और परचेज रिटर्न उसमें रिकॉर्ड करते थे। आगे बात जा, परचेज कहता है भाई मैंने भी अपना फॉल अपने अकाउंट में बर्दाश्त नहीं करना। तो परचेज जब कम होती है, परचेज एक्सपेंस का अकाउंट है ना, एक्सपेंसेस ने जब कम होना है तो क्रेडिट होना है। तो रिडक्शन इन रिडक्शन इन परचेज एक्सपेंस ड्यू टू डिस्काउंट रिसीव। परचेज एक्सपेंस कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको लगता था आपका खर्चा 3,000 का, मगर आपको अब पता चला कि भाई आपका तो 2100 का खर्चा, आपने पैसे दिए हैं, 900 रुपए का आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो डिस्काउंट रिसीव्ड की वजह से आपको अपना परचेज एक्सपेंस क्या करना है? कम करना है। तो इसको कम करना है तो इसको भी परचेज में डायरेक्टली कम नहीं करना, इसको भी कहाँ रिकॉर्ड कर दें? इन डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इनको भी हम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। रिडक्शन इन परचेज एक्सपेंस ड्यू टू डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड इन डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। परचेज एक्सपेंस में जो कमी आ रही है डिस्काउंट रिसीव की वजह से, इसको परचेज के फॉल को जैसे आप परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड करते थे एग्जैक्ट, क्योंकि वो परचेज रिटर्न की वजह से परचेज में फॉल आता था तो उसको आप परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड करते थे, एग्जैक्ट इसी तरह डिस्काउंट रिसीव्ड की वजह से परचेज में फॉल आ रहा है, इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इसका फॉल डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे, ब्रैकेट्स में आप लिखा करें परचेज माइनस होगी ताकि आपको याद रहे। इसको हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड में, जैसे मैंने डिस्काउंट अलाउड के साथ आपको ब्रैकेट्स में सेल माइनस लिखवाया है। इसी तरह आपने ये भी याद रखना है कि यहाँ पर जब आपकी परचेज कम होगी तो डिफरेंशियल अमाउंट को आपने परचेज से कम करना है, मगर उसका तरीका क्या है? उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में। तो इसलिए मैंने ये बात पूरी करनी है। अब डिफरेंशियल अमाउंट शैल बी रिकॉर्डेड एज डिक्रीज इन परचेजेस इन डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब ये बात आपकी पूरी हो गई, नोट्स आपके पूरे हो गए। डिफरेंशियल अमाउंट शैल बी, ये देखो पढ़ना कैसे है इसको। डिफरेंशियल अमाउंट शैल बी recorded as decrease in purchase in discount received account. In discount received account, differential amount shall be recorded as decrease in purchase in discount received account. सही है? कोई सवाल इसमें? एक क्वेश्चन हम और करेंगे ताकि मजीद क्लैरिटी आ जाए इस कॉन्सेप्ट पे। हाँ भाई, सन्नाटा छा गया। सबको समझ आ गई ये बात? चलो गुड। चलो एक और सवाल करते हैं, एक्टिविटी नंबर 12। एक्सपेक्टेड हो नॉट एक्सपेक्टेड हो, इसको इग्नोर कर देना है। इसको क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। किस सिनेरियो में? परचेज के सिनेरियो में, वो सेल में ना कराना। दो क्लासेस इसलिए लगाई है, सेल का सिनेरियो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, जाग के सुन लो।
परचेज ऑफ गुड्स के सिनेरियो में एक्सपेक्टेशन का कोई रोल नहीं होता, जाग के सुनो मेरी बात। ठीक है। सेल के सिनेरियो में एक्सपेक्टेशन का रोल होता है। परचेज के सिनेरियो में एक्सपेक्टेशन का कोई रोल नहीं होता। हमेशा टाइम ऑफ परचेज पे फुल अमाउंट पर परचेज रिकॉर्ड होगी, वेदर वी एक्सपेक्ट और नॉट। 1st August, purchase goods rupees 6,000 from Osama on credit. We will be allowed 20% settlement discount if payment is made within 30 days. ठीक है। तो हम करें किधर यार? इधर करते हैं, इसको आगे ले जाते हैं। चलो। एक मिनट यार चलो। ठीक है। On 1st August, purchase goods of rupees 6,000 from Osama on credit. We will be allowed 20% settlement discount if payment is made within 30 days. On this date, it is expected that we will avail discount. Expectation का कोई रूल नहीं होता परचेज में। अच्छा, इसकी ना मैं आपको डेट्स बता देता हूँ। इसकी डेट्स हैं। ठीक है। इसकी हम डेट एज्यूम कर लेते हैं कि अभी। ठीक है। ये बना लेते हैं। इफ पेमेंट
ऑन 15th अगस्त। और बी है एंट्रीज पास करनी है इफ पेमेंट ऑन 5th सितंबर। ठीक है। अच्छा, यहाँ बना लेते हैं। फुल अमाउंट है 6000, 2 6 12, 1200 इसके ऊपर डिस्काउंट की प्राइस है। और हमारे पास इसका आ जाता है, रिड्यूस्ड अमाउंट हमारे पास आ जाती है 4800। ठीक है जी। अच्छा, टाइम 1 अगस्त, टाइम ऑफ परचेज। टाइम ऑफ परचेज पे आपको मैंने बच्चों क्या बताया, हमेशा एंट्री फुल अमाउंट पर होगी, यानी कि परचेज डेबिट होगा कितने से, 6000 से। और ट्रेड पेबल्स हमेशा 6000 से क्या हो जाएंगे, क्रेडिट होंगे। ठीक है। फुल अमाउंट्स। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं टाइम ऑफ पेमेंट। जो हमारे पास टाइम ऑफ पेमेंट है, ये दो हो सकते हैं। ए ऑप्शन में ये हो सकता है कि अगर आपकी पेमेंट है 15th अगस्त को, तो ये जो होगी ये विद इन डीपी, डिस्काउंट पीरियड होगी। और अगर बी में आप पेमेंट करते हो 5th सितंबर को, तो ये होगी आफ्टर डिस्काउंट पीरियड। अगर तो आफ्टर डिस्काउंट, चलो विद इन डिस्काउंट पीरियड ही कर लेते हैं पहले। 15th अगस्त को आपने पेमेंट की एंट्री होती है, कैश या बैंक क्रेडिट करना होता है। कैश या बैंक आपका क्रेडिट होगा विद द अमाउंट पेड। अगर आप विद इन डिस्काउंट पीरियड में पैसे पे करोगे तो आप 4800 पे करोगे। तो कैश या बैंक में क्रेडिट हो जाएगा 4800। और डेबिट क्या होगा, डेबिट होने हैं ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स उतने से ही डेबिट होने हैं जितने से क्रिएट किए हैं। क्रिएट कितने से किए हैं, 6000 से, तो 6000 के पेएबल्स खत्म हो गए। मगर 6000 की जगह आपका खर्चा कितना, 4800, तो परचेज भी 6000 की जगह कितनी होनी चाहिए, 4800। यानी कि परचेज को जो डिफरेंशियल अमाउंट होती है उसको आप क्या करते हो, क्रेडिट पे लिखोगे 1200 डिफरेंशियल अमाउंट। और ये डिफरेंशियल अमाउंट से आपने अपनी क्या करनी होती है, परचेज माइनस करनी होती है। मगर इसके लिए एक ऑल्टरनेट अकाउंट यूज होता है जिसका नाम है डिस्काउंट रिसीव्ड। बस ये बात है। अगर आफ्टर डिस्काउंट पीरियड पेमेंट होगी तो कैश या बैंक से जो पैसे क्रेडिट होंगे वो होंगे टोटल 6000 पूरे। और पेबल्स कितने से खत्म करना है, ट्रेड पेबल्स हमने खत्म करना है जितने से क्रिएट किए, यानी कि 6000 से डेबिट कर देना। तो इस केस में कोई डिफरेंशियल अमाउंट नहीं बची, बस परचेज खर्चा ही आपका 6000 हुआ, तो 6000 की परचेज सही लिखी हुई। बस ये आपने मैंने बात पढ़नी थी। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ। आपको पता है नेट सेल्स कैसे आती थी, नेट सेल्स कैसे आती थी। नेट सेल्स बच्चों याद है, नेट सेल्स कैसे आती थी। नेट सेल्स इक्वल्स टू आप करते थे सेल्स माइनस सेल रिटर्न। सेल रिटर्न को सेल में से माइनस क्यों करते थे, क्योंकि नेट सेल्स का मतलब होता था असली सेल्स। तो असली सेल्स निकालने से के लिए जैसे सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस करते थे ना, एक और चीज भी माइनस किया करेंगे, कौन बताएगा। एक और चीज भी माइनस करेंगे असली सेल्स निकालने के लिए, जैसे आप सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस करते थे, इसके साथ एक और चीज भी माइनस करेंगे, डिस्काउंट अलाउड। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक और चीज माइनस हुआ करेगी, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड भी तो असल में सेल का फॉल ही होता है ना, मगर वो किसी और अकाउंट में लिखा होता है। तो उस अकाउंट का बैलेंस होगा जब आपने नेट सेल कंप्यूट करनी है ना बच्चों, जब आपने, और नेट सेल्स कहाँ लिखी जाती है, एसओसीआई में। एसओसीआई में जब आपने नेट सेल्स लिखनी है तो उसमें से अब सेल रिटर्न भी माइनस किया जाएगा और डिस्काउंट अलाउड भी माइनस किया जाएगा, क्योंकि वो सेल का फॉल रिकॉर्ड करने के लिए, वक्ती तौर पे सेल का फॉल रिकॉर्ड करने के लिए कोई दूसरा अकाउंट इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह बच्चों आपको याद होगा नेट परचेज आप निकाला करते थे, परचेज प्लस कैरेज
इनवर्ड माइनस परचेज रिटर्न। अब इसके साथ एक और अकाउंट भी होगा जो माइनस हुआ करेगा। इसके साथ एक और अकाउंट भी होगा जो माइनस होगा, वो पता है आपको कौन सा? डिस्काउंट रिसीव का। वेरी गुड। अब आपने इक्वेशन याद रखनी है, डिस्काउंट रिसीव्ड। जब आप असल में जब नेट परचेज निकाल रहे होते हो एसएससीआई में, उस टाइम पे डिस्काउंट रिसीव्ड को माइनस कर देते हैं, क्योंकि असल में परचेज का फॉल रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है अकाउंट। अच्छा, बस आज एक क्वेश्चन करना है हमने, फिर हमारी क्लास खत्म हो। ठीक है, बस एक आखिरी क्वेश्चन करना है। प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्काउंट रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड के हवाले से एक्टिविटी नंबर 13 है। उन्होंने कहा रिक्वायर कैलकुलेट करें ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है पता है आपको? सबसे पहले आपको नेट सेल्स चाहिए। नेट सेल्स का फॉर्मूला होता है सेल माइनस सेल रिटर्न माइनस, बताओ भाई, माइनस डिस्काउंट अलाउड। अभी सीखे। फिर आपको नेट परचेज चाहिए। नेट परचेज निकालने का फॉर्मूला होता है परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड। देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, हर अगला लेक्चर पिछले लेक्चर पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करनी। टॉपिक 1 की कमजोरियां आगे इफेक्ट करेंगी, ठीक है? इनवर्ड अगर किसी की क्लास छोटी भी है तो वो उसको कवर करे। परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस परचेज रिटर्न, और मैंने एक और चीज किया, माइनस हुआ करेगा इसमें से डिस्काउंट रिसीव्ड। और उसके बाद फिर हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए होती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है ओपनिंग स्टॉक, उसमें प्लस करते हैं नेट परचेज, माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और उसके बाद फिर हम एंड पे जो उन्होंने हमसे पूछा ग्रॉस प्रॉफिट हम फाइंड कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अब ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। सेल्स है 60,000, सेल रिटर्न है 5,000, डिस्काउंट अलाउड है, परचेज रिटर्न है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, कैरेज इनवर्ड है और कैरेज आउटवर्ड है। क्लोजिंग स्टॉक है 300 का। रिक्वायर्ड है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। पहले नेट सेल्स निकाल लेते हैं। नेट सेल्स आएंगी, सेल्स है हमारे पास 60,000, सेल रिटर्न है हमारे पास 5,000, और ये जो है डिस्काउंट अलाउड वो भी हमारे पास कितना है 5,000। तो ये हमारे पास आ गया आंसर, नेट सेल्स 50,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए जो नेट सेल्स आ गई वो आ गई 50,000। इसके बाद हमें नेट परचेजेस चाहिए। परचेज हमारे पास 30,000 की है, हम यहाँ लिख लेते हैं कैरेज इनवर्ट 5,000, 500 सॉरी, प्लस 500, परचेज रिटर्न 3,000 माइनस 3,000, और डिस्काउंट रिसीव्ड नजर आ गया 200 का। ये असल में परचेज का ही फॉल होता है, इसलिए इसको परचेज में से माइनस कर देंगे नेट परचेज निकालते वक्त। और ये आपके पास नेट परचेज का क्या आंसर आया? नेट परचेज का आंसर बता दे भाई। नेट परचेजेस कितनी आई? 25,500।
25,500 बिल्कुल ठीक। 25,500 ये आपने नेट परचेज लिख दी 25,500। इधर ओपनिंग स्टॉक गिवन है हमारे पास। ओपनिंग स्टॉक ये 1,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास ये 900, 300 आ गया सर, 300। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई, कौन बच्चा मुझे बताएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स बताओ। 26,200। और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, नेट सेल्स माइनस 26,200। 20, 23, 23,800। 24 के 23,800 ठीक है जी। ये हमारा आंसर है। लो भाई, डिस्काउंट्स हमारा कवर हो गया, बाकी इंशाल्लाह हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी बच्चे को डिस्काउंट्स में कोई कंफ्यूजन, एक्टिविटी नंबर 13 तक आप बच्चों का होमवर्क है, ऑब्वियसली मैंने ये करवा तो नहीं है, मगर मैं आपको रेकमेंड ये करता हूँ कि आप एक बार इनको खुद से सॉल्व कर लें। ठीक है, सारी एक्टिविटीज को एक बार खुद से सॉल्व कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, बस इसी को रिवाइज करके आएगा, कल इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। किसी का कोई सवाल आज के लेक्चर से, आज के लेक्चर्स में से किसी बच्चे, जी जी सर बताइए। सर परचेज जब हम माइनस करते हैं, परचेज तो नहीं वो माइनस है, वो परचेज एक्सपेंस माइनस हुआ है तो हमने परचेज लिखा है। एक ही बात है, परचेज जब भी, जहां भी परचेज का वर्ड लिखा होगा ना, उसका मतलब परचेज एक्सपेंस ही है। अकाउंट्स में जब परचेज अकाउंट की बात हो रही है ना, तो वो एक्सपेंस अकाउंट की बात ही हो रही है। और सेकेंडली सर, मतलब ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल पे क्यों नहीं इफेक्ट होता, इसकी कोई मुझे लॉजिक नहीं समझ आ रही सर। ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल्स को जितने से क्रिएट किया होता है उसको उतने से खत्म करना होता है, बस सिंपल सी बात है। रिसीवेबल और पेबल जितने से क्रिएट किए हैं उनको उतने से खत्म करना है। इसकी लॉजिक क्या मतलब, फॉर एग्जांपल अगर मैंने पहले पेएबल, जैसे देखो पिछले जो क्वेश्चंस थे उनमें अगर मैंने जितना रिसीवेबल क्रिएट किया है, जब मैं उस बंदे को पैसे दे दूंगा तो मेरा उतना ही खत्म होगा ना जितने से मैंने क्रिएट किया था। फॉर एग्जांपल मैंने किसी के पैसे देने थे और मैंने, इसको ऐसे कह लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने सेल बुक की 100 की, ट्रेड रिसीवेबल बुक किया 100 का, मगर अब मैंने क्या किया, कैश रिसीव किया 80 का। सही है, तो उस यस बंदे ने मुझे 100 रुपया देना था मगर उसने मुझे 80 दिए, तो मुझे मेरा रिसीवेबल तो 100 का खत्म हुआ ना। तो जितने से क्रिएट किया था उतने से ही खत्म करना होता है, ट्रेड रिसीवेबल हमेशा 100 से ही खत्म होगा जितने से क्रिएट किया। ठीक है, एक ग्लास में जितना पानी पड़ा होता है उतना ही पानी बाहर निकालेंगे ना। मैंने जितना रिसीवेबल बनाया था, जब वो बंदा मुझे 80 रुपए दे के अपना 100 रुपया खत्म करवा रहा है, तो मुझे तो अपना रिसीवेबल 100 कुछ भी रिसीव नहीं होना, इसलिए मैंने सारा का सारा रिसीवेबल माइनस किया। और जो डिफरेंशियल अमाउंट थी यहाँ पे 20 की, इसका मैंने डिस्काउंट अलाउड में लिखा था। जी, आप क्या पूछ रही हैं। और सर एक्सपेक्टेशंस क्यों नहीं होती, मतलब हम एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं ना कि हमारा शायद आगे इनकम मतलब परचेज के कुछ। सिनेरियो में, यस सर। परचेज के सिनेरियो में परचेज के सिनेरियो में एक्सपेक्टेशन इसलिए नहीं होती क्योंकि आपको याद है हमने एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा था। प्रूडेंस यस कॉन्सेप्ट में सर। ये पढ़ा था कि अपने एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट नहीं करना। आ गया याद। यस सर। हाँ, तो आप अगर यहाँ पर एक्सपेक्ट करोगे कि भाई, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पर कि भाई आप डिस्काउंट अवेल कर लोगे, हो सकता है फ्यूचर में आप ना करो, ये कौन सा 100% है, एक्सपेक्टेशन है ना। यस तो यस। इस केस में अगर आप परचेज को फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड नहीं करोगे टाइम ऑफ पेमेंट पे, तो पॉसिबिलिटी है कि आप अपने एक्सपेंस को अंडरस्टेट करोगे, जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपको अलाउ नहीं करता। यस इसलिए सर हम क्लियर। परचेज के एक्सपेंस के सिनेरियो में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की वजह से एक्सपेक्टेशन को इग्नोर कर देते हैं। ओके सर, थैंक यू सर।
आ गई समझ? ये यस सर। चलो गुड। और कोई सवाल जी? अहमद आप पूछो। सर मेरा एक सवाल था सर, ये सेल्स में अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं हो तो जो डिस्काउंट अमाउंट है सर वो माइनस सेल में से रिकॉर्ड करेंगे या डिस्काउंट लिखकर रिकॉर्ड करेंगे? देखो, डिस्काउंट अलाउड में रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब यही है कि आपने सेल माइनस की है, मगर आप अकाउंट डिस्काउंट अलाउड का यूज करोगे। अगर डेबिट पे डिफरेंशियल अमाउंट बची है तो उसको डिस्काउंट अलाउड में लिखोगे। अब आप कहोगे सर आपने पहले तो सेल में से कम करवाया था, मुझे यही पता है बात उस। है ना सर। हाँ, तो मैं तब प्रैक्टिस करा रहा था ना आपको। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जब स्टेज होती है ना तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें बताई जाती है ना। मैंने आपके दिमाग में ये बात बिठानी थी कि डिस्काउंट अलाउड की वजह से सेल कम होती है, इसलिए मैं बार बार सेल कम करवा रहा था। बाद में मैंने बता दिया, जब सेल की जो कमी है वो सेल अपने अकाउंट में नहीं लिखनी, उसमें रिकॉर्ड कर देनी। जैसे जब मैंने आपको सेल रिटर्न पढ़ाया था, मुझे याद है मैं सेल की कमी को सेल में माइनस करा देता होता था। बाद में मैंने आपको बताया कि इसका जो फॉल होता है सेल रिटर्न के अकाउंट में होता है। तो वो जो स्टेज थी, लर्निंग की स्टेज थी, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता लेके चला था। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है। ठीक है। और कोई बात? चलो ठीक है जी, इसको आप देख लीजिएगा। अगर कोई सवाल हुआ तो आप तो कल भी मुझसे पूछ सकते हो। ना बहुत ख्याल रखिएगा यार। अल्लाह हाफिज।